हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेके आ गया हूँ आज का नया टॉपिक जो कि कार्बनिक रसायन 11th क्लास के चैप्टर के अंदर जो है हमारे पास में आज का टॉपिक है कि जो अभिक्रियाएं होती है कार्बनिक अणुओं में अभिक्रियाएं वो कितने टाइप की होती हैं और उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है एक एक करके वो आज हम जानने वाले हैं। और उससे पहले यहाँ पर ये फिजिक्स 365 जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं, जिसमें हर एक दिन के जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ ही हर दिन के जो नए वीडियो अपलोड होते हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पर डे के जो न्यूमेरिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी होते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही कोई भी क्वेरी चाहिए आपको हमारे ऑफलाइन बैच के लिए तो आप 9694610364 पर क्वेरी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर मिल भी सकते हैं। जो हमारा पता है BSN ऑफिस मांझी के अत्ते के पास में, मंडो रोड, पावटा सर्कल के आगे, जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये YouTube का सब्सक्रिप्शन है, तो फिजिक्स 365 पर आप हमारा YouTube चैनल भी सर्च कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का टॉपिक अपना जो कि कार्बनिक रसायन से रिलेटेड है। और एक चीज और बहुत ही बढ़िया चीज है जो संडे 365, ये इतनी बढ़िया चीज है दोस्तों कि आपको संडे को एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक पूरे चैप्टर की जो है फास्टली रिवीजन और उसको पार्ट को पढ़ाया भी जाता है या लेसन को पढ़ाया भी जाता है। तो इससे भी रिलेटेड अगर आपको एनरोल होना है तो 9694610364 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं आज अपना टॉपिक जो कि कार्बनिक रसायन क्लास 11 से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले नंबर पर आती है प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं। पहले एक बार नाम पढ़ते हैं फिर इसके बारे में जानेंगे। दूसरी होती है, कौन सी होती है दूसरी? योगात्मक अभिक्रियाएं। तीसरी होती है विलोपन अभिक्रिया और चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रतिस्थापन का मतलब कि कोई एक कार्बनिक अणु है, उसमें एक जो ग्रुप परमाणु का ग्रुप है या कोई परमाणु है वो कमजोर टाइप का है और उसको जो है कोई अधिक क्रियाशील परमाणु या समूह उसको हटाकर खुद जुड़ जाता है, यानी कि उसको हटाकर खुद जुड़ना क्या हो जाता है, उसमें प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है प्रतिस्थापन का मतलब? जैसे कोई हल्का फुल्का बच्चा है और कोई मोटा बच्चा उसको धक्का देके बैठ गया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं उनमें मुख्यतया 3 रूप लिखे जाते हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और एक होती है मुक्त मूलक अभिक्रियाएं। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब होता है योग होना, यानी कि 2 क्रियाकारी अणु हैं वो आपस में क्रिया कर लेंगे और एक उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है या सह उत्पाद नहीं मिलता है। ठीक है, और एक होती है कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या अधिक क्रियाकारक जो है उनमें से कोई एक क्रियाकारक से एक परमाणु या समूह और दूसरे क्रियाकारक से भी एक परमाणु या समूह क्या होता है, विलोपित हो जाता है और वो आपस में क्रिया करके हट जाता है या बाहर निकल जाता है। तो इसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया, यानी कि गायब हो जाना। उस क्रियाकारकों में से गायब हो जाना क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। और चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इसको रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। जैसे किसी कार्बनिक अणु में एक परमाणु कहीं अपनी स्थिति को छोड़कर उसी अणु के अंदर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, तो क्या कहते हैं? इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास कहते हैं। तो पहला टाइप है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे वो देखते हैं कि जब किसी अणु में उपस्थित या तो परमाणु, एक परमाणु हो सकता है या एक या अधिक परमाणु का समूह हो सकता है, को किसी अधिक क्रियाशील, यहां पे जो वर्ड आया है अधिक क्रियाशील, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अधिक क्रियाशील परमाणु या समूह के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उस कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु के समूह को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और हटाने को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जो भी हमें मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे देखें एक कोई अणु है, कार्बनिक अणु, जिसमें हमारे पास में ये है ए और ये है अपने पास में सी। ठीक है, ये है ए और ये सी। तो हमने यहां पर जो एल समूह लगाया है, एल का मतलब होता है लिविंग मतलब हटने वाला, और एक हमने आक्रमणकारी बनाया ई,
ई का मतलब होता है एंट्री करने वाला है, एंटरिंग ग्रुप। तो ई से हो जाएगा एंटरिंग ग्रुप और एल से हो जाएगा लिविंग ग्रुप। अब यहां पर इस पूरी अभिक्रिया के अंदर जो ई एंटरिंग ग्रुप है वो एल से अधिक ताकतवर है, इसको आसानी से हटा देने वाला है। जैसे इसको मानो एक दुबला पतला बच्चा है और एक मोटा बच्चा है, इसको मार कूट के क्या कर देगा, हटा देगा और खुद इसके साथ आके जुड़ने का प्रयास करेगा और जुड़ भी जाएगा। तो ये होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ई एंटरिंग जो ग्रुप है वो अटैच हो चुका है और एल ग्रुप जो है वो वहां से बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरह की जो हमें अभिक्रिया देखने को मिलती है उनको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन किसका हुआ है बोलो, किसका प्रतिस्थापन हुआ यहाँ पर, एल का प्रतिस्थापन हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, ई के द्वारा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सी सेंटर में लेने का मतलब है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और उस 4 संयोजकता के लिए हमने कार्बन सेंटर में लिया है और इसे ये यहाँ पर कोई भी अन्य परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एल जो है वो निकलने वाला है और ई जो है एंट्री करने वाला है। तो ये पहला टाइप होता है किसका, ई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके प्रकार कितने होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। हमने सामान्यतः 4 जो 1 2 3 4 अभिक्रियाओं के नाम लिखे थे, कौन कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी योगात्मक अभिक्रियाएं, तीसरी विलोपन अभिक्रियाएं और चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ठीक है, इनमें से अधिकांश अभिक्रियाओं में ये 3 टाइप हम सभी में पाए जाते हैं, ये 3 टाइप सभी में पाए जाएंगे, यानी तीनों प्रकार सब में करीब करीब मिलेंगे हमें। तो पहला टाइप है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हमने नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी करेंगे इसके ऊपर बात। दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और तीसरा है मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं। 3 टाइप होते हैं। तो बोलो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नाभिक स्नेही किसको कहते हैं, जिसके ऊपर ऐसी परमाणु या एसपीसी जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, तो वो किससे स्नेह करेगा, प्लस आवेश से, और प्लस आवेश कहां पर होता है, नाभिक पर होता है। तो इसे उन ऐसी स्पीसी जिन पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या करेगा, नाभिक के प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होता है और ये आक्रमण भी वहीं करता है, इसलिए इनको कहते हैं नाभिक स्नेही। इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, ऐसा परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनात्मक आवेश हो। ठीक है, धनात्मक आवेश हो, या यूं कह सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। देखा था हमने लुईस अम्ल देखा था, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल में हमने लुईस चार्ज देखा था, जैसे NH3 होता है। अब NH3 में यहां पर क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, NH3 अमोनिया में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, ये क्या कहते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो भी क्या करेगा, नाभिक के पास जाकर जुड़ने में सक्षम है। ठीक है, और इसी तरह यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसमें या तो प्लस चार्ज हो सकता है या उदासीन अणु, कैसा, जिसके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बात की थी BF3 होता है, BCl3 होता है, ठीक है, AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, ये उदासीन यौगिक हैं। ठीक है, तो ये क्या कहां पर जाकर अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज कहां पर होता है, बोलो, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो। ठीक है, तो ये वहां पर जाकर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें पहला टाइप नाभिक से स्नेह करने वाली प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेह द्वारा होने वाली प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं। यहां पर एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में कोई कार्बनिक अणु है, ठीक है, और बी से ये मानो कि ये ऐसा ग्रुप है जो यहां से कम क्रियाशीलता के साथ जुड़ा हुआ ए से। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, तो जब ये अटैक करेगा, यानी कि जैसी प्रकृति इसकी है वैसी प्रकृति कुछ ना कुछ मिलती जुलती बी की भी है। इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये बी परमाणु जो वो विद्युत ऋणी है। तो विद्युत ऋणी परमाणु की क्या खासियत होती है, वो साजित इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचेंगे। तो अपनी ओर जब खींचेंगे तो इस बी परमाणु के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश, और ए पर कैसा आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। तो फिर जो है न्यूक्लियोफाइल इसके प्लस के साथ में आसानी से जुड़ सकता है। तो जब जुड़ेगा तो ए के साथ ये NU आ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है, और बी जो है विट्रोलिक ग्रुप है जो बी नेगेटिव के रूप में। ये दो डॉट बनाने का मतलब क्या है, यहां पर जो दोनों बंधी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो बी पर आ चुके हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो खुद बी का है और एक इलेक्ट्रॉन वो उस ए से लाया, इसलिए माइनस का 1 लगा दिया हमने। ठीक है, इस तरह से अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाएं कि कौन कौन से इस प्रकार की अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल होते हैं, तो कहा जाता है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनकी अभिक्रिया सामान्यतः इसी विधि द्वारा संपन्न होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है, एल्किल हैलाइड। बोलो एल्किल समूह के बारे में क्या बताया था हमने, क्या होता है एल्किल समूह? नो, एल्किल, केवल एल्किल की बात करो। किससे दर्शाते हैं, कौन सा एक इंग्लिश का अल्फाबेट है जिससे एल्किल को दर्शाया जाता है? आर होता है। आर समूह को क्या कहते हैं?
एल्किल समूह। लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन किए थे तब इनको जाना था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, एल्केन के सामान्य सूत्र में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसे हमें क्या मिलेगा, एल्किल समूह मिलेगा। ठीक है, और एल्किल के लिए अगर मैं कहूं एक कार्बन वाला एल्किल बोलूं तो कौन सा होगा, CH3 होगा। इसे क्या बोलोगे, नाम क्या दोगे, एक कार्बन मैथिल। अगर इस तरह से एल्केन एथेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता, C2H6 में से एक H कम हो गया तो C2H5 बन गया, तो दो कार्बन आ गए तो एथिल समूह बन गया। ये मैथिल हो गया, ये एथिल हो गया। इसी तरह कार्बन की संख्या 3 होगी तो उसे प्रोपिल कहेंगे, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सब एल्किल समूह हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका नाम क्या है, CH3Cl को बोलेंगे मैथिल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड के रूप में एल्किल कौन सा है, एक कार्बन का है, तो एक कार्बन को बोलेंगे मैथिल। और हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो इसे एक नाम दे देंगे मैथिल क्लोराइड। ठीक है, और मैथिल क्लोराइड पे जब हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है उसकी क्या होती है, जुड़ने की प्रवृत्ति क्लोरीन से अधिक होती है तो वो क्लोरीन को हटाकर खुद जुड़ सकता है। तो जब यहाँ पे जैसे OH आएगा इसके पास में, हमने इस तरह से तीर के निशान बनाए थे, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, वहां पर एक आ रहा था, फिर वो सोच रहा था मैं किसके पास जाकर जुड़ूं, तो फिर एक तरफ चले जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर वो जाकर जुड़ जाता है। तो इस तरह की अभी क्या देखी थी हमने पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही OH इसके पास में आएगा तो ये कमजोर है, तो कमजोर होकर बाहर इसका जो है बंध को कमजोर कर देगा, तो बंध कमजोर करेगा तो क्लोरीन जो है खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ में CH3 का इलेक्ट्रॉन भी लेकर अलग हो जाएगा, तो इसको तो कह देंगे क्लोराइड आयन, क्लोराइड। ठीक है, और OH से जुड़ गया तो इसे कह देंगे मेथेन प्लस एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया OH, ओल होता है तो बोलेंगे इसको मेथेनॉल। ठीक है, और जो एंटरिंग ग्रुप है OH ग्रुप है माइनस वाला, इसे कौन सा समूह कहते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल, OH को देखो नाम से पता चला, हाइड्रो, H और O, हाइड्रो, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल समूह हो गया हमारे पास में। बोलो इस अभिक्रिया में कोई बात तुम्हें पूछनी है तो। ठीक है, ये टाइप है, टाइप के लिए हमने एग्जांपल ले लिया उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो है हमने पहले लिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में भी जाना था, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला या इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कौन करेगा, जिसके खुद के ऊपर धनात्मक आवेश हो, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखें कि अगर कोई आर समूह क्या होता है, बोलो अभी क्या बताया आर समूह, अभी बताया था एल्किल समूह। ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो। तो एल्किल में अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हम क्या कह रहे थे कि एक उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल होगा, तो अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो ये क्या कहलाएगा, एल्क प्लस एन, एल्केन का उदाहरण है, एल्केन का उदाहरण है ये। एल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो एल्किल बचेगा, और एल्किल में एक हाइड्रोजन लगा दिया तो वो एल्केन का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये एल्केन है एक अपने पास में। और अब यहां पर कोई एक ऐसा क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करने आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करने आएगा तो यहां से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अलग हो जाएगा, भाग जाएगा यहां से। ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन जब ये आर को दे दिया, यानी कार्बन को दे दिया, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो वही इलेक्ट्रॉन देखो इस तरह से होता है, ये आर जो है इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एच जो है उसके पास से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे पूरे। बोलो बात समझ में आई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, एक तो आर का खुद का और एक हाइड्रोजन का भी ले लिया इसने। ये हाइड्रोजन देके भाग गया यहां से कि मेरे को नहीं रहना, वो कोई दूसरा आ रहा है, अधिक ताकतवर आ रहा है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि आर डबल डॉट हो गया। अब ई जब जुड़ने आएगा तो खुद का तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां पे लाएगा और इस तरह से ये बंध बना लेगा आर ई के रूप में। ठीक है, और एच जो है वो अलग हो गया है। बोलो बात समझ में आई। तो ये एल्केन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, बेंजीन जो होती है ना, बेंजीन नाम सुना है बेंजीन का, षटकोणीय वलय के रूप में जो इस तरह का एकांत सर्कल में द्विबंध बनाते हैं हम, जिसका सूत्र होता है C6H6, उसे क्या कहते हैं, बेंजीन। और बेंजीन और इसके व्युत्पन्न जितने भी होते हैं, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, नाइट्रोबेंजीन हो या नेफ्थलीन हो। नेफ्थलीन क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, नेफ्थलीन में दो वलय होती है। ठीक है, और फिर एक और जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, एंथ्रासीन बोलते हैं। ठीक है, ये बेंजीन, ये नेफ्थलीन दो है तो, और तीन है तो एंथ्रासीन बोलते हैं इसको। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एरोमेटिक प्रकृति वाले यौगिक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जलाने पर ये काला धुआं देते हैं। एरोमा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के, सॉरी एरोमेटिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के एरोमा से आया है, और एरोमा का मतलब होता है सुगंध।
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो यौगिक है ना जिसमें बेंजीन वाले होती है, उनको क्या होता है, अगर सामने पड़े हैं ना तो उनको हम उनकी सुगंध से पहचान सकते हैं कि ये अमुक बेंजीन कंपाउंड है। बेंजीन की खुशबू अलग होगी, नाइट्रोबेंजीन की अलग होगी, क्लोरोबेंजीन की अलग होगी, बेंजल्डिहाइड की अलग होगी, बेंजोइक अम्ल की अलग होगी, सबकी अलग अलग खुशबू होती है, तो पहचाना जा सकता है आसानी से। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, और इनको जब जलाते हो तो काले धुएं के गुबार के साथ जलते हैं, तो पता चल जाता है कि एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, जैसे फिनोल हुआ, फिनोल फिनोल होता है, फिनोल की स्मेल कैसी होती है, कहां पे काम आता है फिनाइल, फिनोल या फिनाइल, साफ सफाई में काम आता है, तो उसकी महक अलग होती है, पता चल जाता है निकलते कि फिनोल डाला हुआ है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की खुशबू जो है, कड़वा बादाम, बादाम को खाते खाते कभी मुंह खारा होता है, ऐसा बादाम कभी खाते हैं तो मुंह खारा खारा हो जाता है, तो उस टाइप की गंध होती है नाइट्रोबेंजीन की, पीले रंग के क्रिस्टल होते हैं। तेजाब जो है, तेज आब शब्द क्या है, तेज आब, आब का मतलब होता है पानी, और तेज का मतलब हो गया तेज पानी, और तेज पानी का मतलब क्या हुआ, जो ऐसा जल जो क्या है बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि अम्ल होते हैं वो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल हो सकता है, और फास्फोरिक अम्ल, ये सारे के सारे अम्ल जो होते हैं, एसिटिक अम्ल, इनकी प्रकृति कैसी अम्लीय है, ये तेज तेज पानी की तरह काम करते हैं। ठीक है, और क्या काम करते हैं, जल के अंदर जो है, अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल में एच और OH का वियोजन नहीं हो सकता। शुद्ध जल कौन सा, अशुद्ध जल की बात कर रहा हूं, जो कभी देखा आपने अशुद्ध जल, ऐसा जल जो भाप को एक ठंडा करके वापस बनाया गया हो, उसके अंदर कोई भी अन्य दूसरा एलिमेंट हो ही नहीं सकता, केवल और केवल जल का अणु होता है H2O, और जब हाँ, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, अशुद्ध जल में करंट फ्लो नहीं हो सकता, जो दवाई के साथ छोटी सी बोतल में आता है ना, या किसी इंजेक्शन को साथ में मिलाकर उसको शेक करके जो लगाते हैं, वो अशुद्ध जल होता है। ठीक है, और जो हम पानी घरों में पीते हैं वो है टैप वाटर, वो अशुद्ध जल नहीं है, वो अशुद्ध जल नहीं है, उसके अंदर मिनरल्स ऐड है। अगर अशुद्ध जलों का अशुद्ध जल का उपयोग कई दिनों तक कर लिया जाए तो हमारे में न्यूट्रिएंट एलिमेंट कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए टैप वाटर पीना जरूरी होता है, अशुद्ध जल हमारे लिए आवश्यक नहीं होता है, वो जरूरी होता है टैप वाटर, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, वो पीते हैं घरों में। बरसात का पानी जो है सीधा नहीं पिया जा सकता, क्योंकि जब बरसात का पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वायुमंडलीय बहुत सारी विषैली गैसें इसमें घुल सकती है, और वो क्या करते हैं, गले और श्वास की नलिकाओं में क्या होती है, वो इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, इसलिए सीधा जल का पानी हम नहीं पी सकते, और बरसात का पानी नहीं पी सकते। ठीक है, उसको स्टोर करें, स्टोर करने के बाद में उसके अंदर कोई ना कोई जो ये फिटकरी वगैरह डाली जाती है, ताकि उसमें क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए उनका आयनों का, ठीक है, सफाई हो जाए, उसको फिर बाद में पिया जा सकता है। तो बेंजीन की अधिकांश अभिक्रियाएं कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इससे पहले कौन सी पढ़ी, बोलो, इससे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की कौन से थे एग्जाम्पल, एल्किल हैलाइड वाली अभिक्रियाएं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के हो जाएंगे बेंजीन वाली अभिक्रियाएं, सारी की सारी इसमें आती है। ठीक है, तो बेंजीन में देखो सूत्र क्या होता है, ये बेंजीन का C6H6 होता है, क्या होता है, ये देखो इस तरह से, ये एक H, वह H अलग से बनाया हमने जो हटने वाला है। ठीक है, हटने वाले का मतलब है ये H जो है क्या करेगा, किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रभाव में, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, इसका निर्माण किस तरह से होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक, ये भी सांद्र होता है, ये भी सांद्र है, दोनों सांद्र अम्ल है, HNO3 और H2SO4। देखो यहां पर HNO3 और H2SO4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, इस तरह का होता है, H और H। ठीक है, और HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब यहां से देखना, यहां से हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, ये साजिद इलेक्ट्रॉन जो है दोनों वो अपनी ओर खींच लेगा, और क्या करेगा, इसको OH माइनस के रूप में यहां से अलग हो जाएगा, यहां से OH माइनस अलग होगा, किसके प्रभाव में, इसके प्रभाव में, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रभाव में अलग होगा। ऐसे उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल क्या देते हैं अपने में से, कौन सा आयन देते हैं, अम्ल, H+ आयन देते हैं, लेकिन इसके प्रभाव में प्रकृति बदल गई, इसके प्रभाव में नाइट्रिक अम्ल सार की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और यहां से अलग होता है, ये तो माइनस बन गया और इसके ऊपर आ गया प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो यहां से कौन अलग हुआ, NO2+, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उधर वापस चलते हैं। तो यहां से मिला में नाइट्रोनियम आयन, वो आक्रमणकारी बना,
इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आ जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर तो हो जाएगा माइनस, और ये H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर माइनस है तो NO2 प्लस जुड़ सकता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर जहां से H को हटाया वहीं पर कौन जुड़ेगा, NO2 प्लस, यहाँ माइनस था ये प्लस था, तो क्या हो गया, दोनों न्यूट्रल हो गए, प्लस ने माइनस को हटा दिया, खत्म कर दिया, और यहां से H प्लस जो है वो अलग हो गया। ठीक है, तो अब ये जो H आया ना, अब ये H ये क्या करता है, अलग कौन हुआ था अभी HNO3 में से, वहां पर अभी पीछे बताया था Na, कौन अलग हो रहा था, पूरा ग्रुप क्या अलग हो रहा था, तो वो अभी इसमें से क्या अलग हो रहा है, अभी वन अलग, तो वो आपस में फिर न्यूट्रल हो जाएंगे, जल बना लेंगे। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। चलो नेक्स्ट है तीसरा टाइप, फ्री रेडिकल रिएक्शन, मुक्त मूलक अभिक्रिया। बोलो मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन है मुक्त मूलकों के बनने के लिए, सूर्य का प्रकाश, अधिक ताप, बाहरी आक्रमणकारी या पेरोक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, ये सब हमने वहां पर लास्ट वीडियो में देखे हैं और सीखे भी हैं चारों के चारों। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी अणु जो होता है उसमें क्या होगा, इस बंध का जो होता है समांश विदलन होता है, तो समांश विदलन जब होगा तो यहां पर जो ए और बी परमाणु हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाए हुए हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां पर ये ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, तो इस कंडीशन में हमारे को दो चीजें मिलेंगी, ए डॉट और बी डॉट। अगर ये ए डॉट होता तो ये समान चीजें हो जाती, तो हम आगे दो लगा देते। ठीक है, तो कब होता है मुक्त मूलक का निर्माण, समांश विदलन से, और समांश विदलन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, एच न्यू का मतलब फोटोन, E बराबर एच न्यू पढ़ते हो ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी है, जहां पर एच प्लांक नियतांक है और न्यू उस फोटोन की क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहां से क्या चले, ये मुक्त मूलक अभिक्रिया हुई, यहां से Cl डॉट अलग हुए, और एक Cl डॉट ने क्या कर दिया, इस RH पर आक्रमण कर दिया, तो RH क्या हुआ है, फिर से बोलो, यहां पर R मतलब, और एल्किल में H जुड़ा हुआ मतलब ये क्या है, एल्केन है ये। ठीक है, तो एल्केन पर जब इसका आक्रमण होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहां से H डॉट बनेगा और R डॉट बनेगा, और वो R डॉट और Cl डॉट क्रिया करके क्या बना लेंगे, RCl, और H डॉट यहां से अलग हो जाएगा, H डॉट यहां से अलग हो जाएगा। समझ में आई ये बात, देखो यहां पर ये R डॉट बनता है और साथ में H डॉट बनता है। ठीक है, दो समांश विदलन हुआ और इसने क्या कर दिया, यहां पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और शेष बचा हुआ जो H होता है, एक Cl और बचा है, H यहां से निकला है, देखो इधर, इसमें एग्जाम्पल किसका देते हैं, एल्केन का हेलोजनीकरण। अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन और आयोडीन होते हैं। ठीक है, ये हेलोजन होते हैं, तो सबसे जनरल अभिक्रिया जो वायुमंडल में सबसे अधिक होती है वो क्लोरीन गैस के कारण होती है, क्लोरीन डॉट वहां पर बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो CH3 लिया मैंने R की जगह, और H तो अपनी जगह पर है ही है, तो CH कितना हो गया ये टोटल, CH4, तो नाम क्या हो गया इस अणु का, CH4 को एक कार्बन वाला एल्केन कौन सा होगा, एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, और मेथेन पर Cl डॉट का आक्रमण हो रहा है, तो यहां से क्या बनेगा, CH3Cl, और यहां से H अलग हो गया, इसको क्या कहेंगे, कौन सा मुक्त मूलक कहलाएगा, ये कौन सा मुक्त मूलक कहलाएगा, नाम के बाद में नाम क्या है इसका, Cl को, तो क्लोरीन मुक्त मूलक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मुक्त मूलक कहलाएगा, फ्री रेडिकल। और H डॉट को क्या बोलोगे, हाइड्रोजन मुक्त मूलक कहेंगे। R डॉट को क्या कहेंगे, अगर R डॉट कहेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्किल मुक्त मूलक, एल्केन नहीं है, H हट गया है, एल्किल मुक्त मूलक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां से CH3 के साथ Cl जुड़ने से बन गया मेथिल क्लोराइड बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया। ठीक है, और H डॉट अलग हो गया, जो H डॉट अलग हुआ है वो रिमेनिंग जो Cl डॉट था उसके साथ उदासीन हो जाएगा और NCl का निर्माण कर लेगा, और NCl का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, चलो ये हुआ एक पहला टाइप आज हुआ है, और उसको क्या कौन सा टाइप बोलेंगे, कौन सी प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया पढ़ी। उसके तीन टाइप कौन कौन से पढ़े, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक है,